यानी कि प्रायद्वीपीय अपतंत्र यानी कि साउथ रिवर्स ऑफ इंडिया। प्रायद्वीपीय अपतंत्र जो है, प्रायद्वीपीय अपतंत्र की हिमालय अपतंत्र से बहुत पुराना है। इन दोनों में अंतर है, यानी कि साउथ रिवर्स एंड नॉर्थ रिवर्स डिफरेंट, क्योंकि उत्तरी भारत की जो नदियाँ हैं, उत्तरी भारत की नदियाँ यानी कि हिमालय से जो निकलती हैं, इनमें पूरे वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है। और दक्षिणी भारत की जो नदियाँ हैं यानी कि वर्षा ऋतु के आधार पर निर्भर करती हैं। प्रायद्वीपीय अपतंत्र जो है, प्रायद्वीपीय अपतंत्र हिमालय अपतंत्र से बहुत पुराना है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय अपतंत्र है इसका निर्माण बहुत पहले हुआ था। प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र है वो उसका निर्माण यानी कि प्राचीन चट्टानों से हुआ है। यह तथ्य नदी की प्रौढ़ावस्था, नदी घाटियों के चौड़ा उतला होने पर प्रमाणित तो है। पश्चिमी तट के जो समीप पश्चिमी घाट है, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं या अरब सागर में गिरने वाली जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, नदियों के बीच का जल जो है वो विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर के अधिकांश जो नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियाँ जो हैं वो गंगा नदी अपतंत्र का ही अंग है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की जो विशेषताएं हैं ये सुनिश्चित मार्ग के अंतर चलती हैं, इनमें विसर्प नहीं बनते और यह बारहमासी नहीं है। यानी कि जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं, जैसे बिहार का शोक कोसी नदी है, उड़ीसा का शोक महानदी है, पश्चिम बंगाल हुगली, ये जो है ये यानी कि विसर्प का निर्माण करती हैं, मार्ग परिवर्तित करती हैं, तो इसलिए ये अधिकांश रूप से इन क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है। जबकि दक्षिणी भारत की जो नदियाँ हैं, दक्षिणी भारत की एक भी नदी ऐसी नहीं है जो विसर्प का निर्माण करती है, और ये बारहमासी नहीं, केवल वर्षा ऋतु के आधार पर ही प्रवाहित होती है। कुछ भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका विवाद है। प्रायद्वीपीय अपतंत्र का जो उद्गम है वो अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक रचनाओं से हुआ है। प्रायद्वीपीय भारतीय अपतंत्र का स्वरूप प्रदान किया है, जो कि आरंभिक टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का आकलन या धसाव है, जिससे यह समुद्र से नीचे चला गया है। इससे मूल जल सांभर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः सममित योजना में पाई गई है, और हिमालय में होने वाले उत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भारत का अवतरण हुआ है, और जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश और द्रोणियों का निर्माण हुआ है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों में बह रही हैं और इसे अपरत पदार्थ से मूल दरारों को भर रही हैं, इसलिए नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेपों की कमी पाई जाती है। इस काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तरी पश्चिमी दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गए हैं। परिणाम स्वरूप इसका अफवाह बंगाल खाड़ी की ओर उन्मुख हुए है, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्रायद्वीपीय अफवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों में का जो है, इसमें सबसे पहले महानदी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की सिहावा से निकलती है, और ये उड़ीसा में बहती हुई अपना जल बंगाल खाड़ी में विसर्जित करती है, जो कि यानी कि साउथ रिवर की महत्वपूर्ण है। इसकी जो लंबाई है यानी कि 851 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण 1,42,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत यानी कि जो नौसंचालन है वो इसमें नहीं होता है, नौसंचालन भी होता है। इस नदी की आबादी का जो 53% भाग है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी है जो कि दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, और ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल खाड़ी में जल छोड़ती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की जो नदियाँ हैं महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से यानी कि यह 1465 किलोमीटर लंबी है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में और 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा है, इंद्रावती, प्राणहरी, प्राणहिता, मजरा। पोलावरम के दक्षिण में इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं। गोदावरी एक सुदृश्य प्रपाती रचना भी करती है।
इसके डेल्टाई भाग में नौ संचालन संभव हो पाता है। राजमुंद्री के बाद में ये नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो सह्याद्री महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। इस नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में और 44% भाग कर्नाटक में है। 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कावेरी नदी यह कर्नाटक के कोवाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और ये 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के कारण ये नदी लगभग साल भर बहती है, क्योंकि इसके जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून और निम्न क्षेत्रों से उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में और 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी और अमरावती हैं। नर्मदा है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से होता है और 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य में भ्रंश घाटी से बहती है। संगमरमर की चट्टानों खूबसूरत महाखड्डों का ये निर्माण करती है और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 312 किलोमीटर दूरी बहने के बाद ये बड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबे ज्वार नदमुख बनाती है जिसको कहते हैं एस्चुरी। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम दिशा में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। ये 724 किलोमीटर लंबी नदी है और 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। इसके अप्पा क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और 6% भाग गुजरात पड़ता है। लूनी नदी अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और ये पुष्कर के समीप दो धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है और ये नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है जिसे लूनी कहा जाता है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कक्षकिरण में जाकर के विलीन हो जाती है। ये संपूर्ण नदी जो है वो अल्पकालिक है। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। इसके बाद भद्रा नदी है जो कि राजकोट में अनियाली गांव से निकलती है और शेत्रुंजी एक महत्वपूर्ण नदी है जो अमरावली जिले के डलका हवा से निकलती है। डडार नदी है जो पंचमहल जिले के घटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियाँ हैं। नासिक जिले में त्रियंबकम पहाड़ियों से 670 मीटर की ऊंचाई से बैतरणी नदी निकलती है जो कि महाराष्ट्र के अंदर बहती है। कालिंदी है बेलगांव जिले से जल लेकर के करवाड़ा की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से शरावती है पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी है और शिमोगा जिले से बहती हुई इसका जो जल ग्रहण है 2209 वर्ग किलोमीटर है। गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, एक का नाम मांडवी है और दूसरा जुआरी है। केरल की तटरेखा छोटी है और केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पौनानी के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 53 से 97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अववाहित करती है और पेरियार केरल की दूसरी बड़ी नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पाम्बा जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई बेवानाथ झील में जाकर के गिरती है। केंद्रण नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है जो कि प्राचीन काल में व्यापारिक और यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही विकसित हुए थे। आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी से संबद्ध हैं और नदियों के देश कहे जाने वाले भारत की 4 नदियाँ प्रणाली जो है वो अब्बा तंत्र हैं जिसमें दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप अब्बा तंत्र भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
इस तरह से यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।